क्रोम था भाई। ऑटो कंप्लीट इसके अंदर क्रोम की अपनी फंक्शनैलिटी है कि इनपुट बॉक्सेस की वैल्यूज को रिमेम्बर करता है, इसलिए था। सिंपल आंसर। क्रोम का ऑटो फिल आप बंद कर देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चाहिए था डेटाबेस का डेटा। अब डेटाबेस का कोई भी डेटा आपको लेना है तो आपको एसक्यूएल की सिलेक्ट की क्यूरी अप्लाई करनी है, और पीएचपी के अंदर आपके पास कनेक्शन के बाद अगला काम भी सिलेक्ट का ही है। तो आपने कनेक्ट किया, क्रिएट डेटाबेस हम पहले कर चुके हैं, मैन्युअली क्रिएट टेबल हमें जरूरत नहीं है, बना चुके हैं टेबल, इंसर्ट डाटा। यहाँ पे सिलेक्ट डाटा हमें चाहिए। तो सिलेक्ट डाटा में आते हैं तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ये क्यूरीज हम पहले देख चुके हैं। आपने सिंपली क्या करना है, ये क्यूरी बनानी है, और आपने जो कनेक्शन बनाया था पिछले लेक्चर में, जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको हमने देखा था कि उसमें कनेक्ट एरर या कनेक्ट सक्सेस आता है, तो उसको आपने उसके क्यूरी फंक्शन कॉल करना है और उसको ये क्यूरी पास कर देनी है। बस आपकी डेटाबेस से वो डाटा आपको ला के दे देगा। जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट होगा वो यही एसक्यूएल की जो क्यूरी है जाके डेटाबेस पे रन करेगा इस लाइन से, और रिजल्ट ला के यहाँ पे स्टोर। रिजल्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, एंड वी आर डन। सिंपल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमें डाटा लेना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी एसक्यूएल इज इक्वल टू, अब डेटाबेस से डाटा लेना है, टीबीएल स्टूडेंट उस टेबल का नाम है। अपनी डेटाबेस साथ ओपन कर लेते हैं। बेस पीएचपी के नाम से ये हमारी डेटाबेस है और इसमें ये टेबल है। जिन बच्चों को कल मसला आ रहा था, जिन्होंने हैंड रेस किया था गो स्लो, वो किधर है आज सारे? थोड़ा इस्तेदाद क्यों कम है? 66 लोग हैं सिर्फ, बाकी किधर है? नैन, तुमने तो सबसे पहले हाथ खड़ा करना होता ना। बाकी जिन्होंने कल हाथ खड़ा किया था उस नैन के अलावा। हाँ नुशाबा, कल वाला काम समझ आ गया था? नुशाबा अनम्यूट किया मैंने आपको। सर मैंने कहा था कि लेक्चर आप कर दें, क्योंकि समझ तो आ रही थी, पर ये जो एक फाइल से दूसरी फाइल में चले जाना, इसमें थोड़ा मसला आ रहा है। तो आप समझ लिया, एक फाइल से दूसरी फाइल में चले जाना, कोड तो मैंने दे दिया था, डाउनलोड करके देखा नहीं होगा। सच सच बोलिएगा। जी तो देखा था सर, डाउनलोड करके, पर मुझे अच्छा, ये समझ पहले ये हमने लॉगिन की फाइल बनाई थी, उसके बाद डैशबोर्ड की फाइल बनाई थी, सारी फाइलें इधर ही उसके पड़ी बाद हुई हैं। किसी फाइल में कंफ्यूजन है तो अभी बोल दो। सारी फाइलें इधर ही पड़ी हुई हैं। ये दो फोल्डर हैं, इसमें सिर्फ ये config में डीबी की फाइल है, जो कि जहां जहां जिस जिस पेज पे डेटाबेस से डाटा आना है या जाना है वहां पे ये फाइल चाहिए होगी। तो इसको हम सिर्फ इंक्लूड कर लेंगे टॉप पे हर पीएचपी की फाइल में। इसके अलावा यहाँ पे सीएसएस की फाइल है। बाकी ये नॉर्मल पीएचपी की 4-5 फाइलें हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आते थे, यहाँ पे पेज लोड होने पे ये स्क्रिप्ट चलता था जो फोर्सफुली आपके ब्राउजर को लॉगिन पे खुद ही ले जाता है। पेज लोड होने के फौरन बाद ये स्क्रिप्ट चलेगा, ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन हो जाएगी इस फाइल पे। इस फाइल में आएगा, यहाँ पे चेक करेगा यूजर फॉर्म फिल करता है। फॉर्म फिल करेगा तो उसका एक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब है जब फॉर्म फिल होकर सबमिट होगा दोबारा से यही फाइल चलेगी, यूजर नेम पासवर्ड चेक होगा, अगर यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है तो पीएचपी रीडायरेक्ट करा देगी डैशबोर्ड के ऊपर इस फाइल में। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल इंक्लूड हो रही है जहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, और अब हम यहाँ पे क्यूरी लिखने लगे हैं। इट वाज जस्ट सिंपल। किसी और को कोई चीज नहीं समझ आई तो अभी पूछ लें। इस प्रोजेक्ट की बेस में कोई मसला है, अनक्लियर है, ओपनली, नो जजमेंट। कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से अभी पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? हमारा अशरफ, अनम्यूट किया आपको, हमारा अशरफ। हमारा अशरफ, कोई पता नहीं।
तो डैशबोर्ड पीएचपी की फाइल वेबसाइट की फाइल्स में होती है। यार ये वेबसाइट की फाइल में ही होती है ये आपके सामने बनाई हुई है मैंने। सर अगर लॉगिन फाइल डैशबोर्ड डॉट पीएचपी में इंक्लूड कर देंगे तो इफ कंडीशन लगाए इसकी जरूरत रहेगी। लॉगिन फाइल डैशबोर्ड में इंक्लूड करेंगे तो फिर फॉर्म भी डैशबोर्ड में आएगा, क्योंकि लॉगिन फाइल में तो असल हमारे पास फॉर्म पड़ा हुआ ना। तो हम फॉर्म से यूजर को रिडायरेक्ट करवा कर डैशबोर्ड पे ला रहे हैं। लॉगिन करवाते हैं, वो फाइल चलती है, तो यूजर नेम पासवर्ड चेक करती है, अगर यूजर नेम पासवर्ड ठीक है तो रिडायरेक्ट करा कर डैशबोर्ड पे ले आती है। तो अगर लॉगिन की फाइल डैशबोर्ड में ही डाल देंगे तो डैशबोर्ड तो फिर फॉर्म आ जाएगा। यार ये आपस में मामे फूफी के हैं पीएचपी और जे क्वेरी का ना। जो जे क्वेरी है वो फ्रंट एंड पे चलती है और जो पीएचपी है वो बैक एंड पे चलती है। वो आप बैक एंड पे जे क्वेरी नहीं चला सकते डेटाबेस के साथ कोड करने के लिए, और फ्रंट एंड पे एचटीएमएल के अंदर पीएचपी नहीं चला सकते। ये फर्क है। किस चीज की लाइव एग्जांपल देखना चाह रहे हैं? कहना कल आपने लेक्चर अटेंड किया था? यार आप लोग पता नहीं मजाक समझ रहे हैं। आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ शुगल हो रहा है? ये लो यार, तुम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हो। ये चेक करो। ये कन्फिग का फोल्डर है। ये डाटा डॉट कन्फिग डॉट पीएचपी की फाइल है, इसमें डाटाबेस के क्रेडेंशियल्स पड़े हुए हैं, यूजर नेम पासवर्ड हर चीज पड़ी हुई है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन पीएचपी। ऐसे ही होता है। जितनी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स हैं वो एक डायरेक्टरी में आ जाती हैं। ठीक है। और लॉगिन की फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। ये लॉगिन डॉट पीएचपी पड़ी हुई है। ठीक है। और इसमें ये फॉर्म प्रोसेसिंग हो रही है सारी। अगर पोस्ट में यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है तो वेरिफिकेशन करो यूजर की और उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाओ। पता नहीं क्यों मुझसे लाइव एग्जाम्पल मांग रहे हैं। ऐसे ही चलता है यार, ऐसे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये चल रहा है। ये पीएचपी बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये इंडेक्स डॉट पीएचपी आ गई। तो भाई दुनिया चल रही है, दुनिया ऐसे ही काम कर रही है और ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों को कौन सी एग्जाम्पल चाहिए? जो करा रहा हूँ ठीक करा रहा हूँ। क्या ख्याल है? बेटे करते जाओगे ना आगे चल के खुद ही प्रोजेक्ट की कंप्लीट डायरेक्टरी बन जाएगी, खुद ही बन जाएगी। करते 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 बन जाएगी। ऐसे शुरू में अगर आप पूरा इमेज शुरू में देखना चाहेंगे तो आप उसको प्लान नहीं कर सकेंगे। जब आप आहिस्ता 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 आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बिगर पिक्चर, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने स्मॉल स्ट्रक्चर से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कैसे जाना है। इफ कंडीशन थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, अगर यूजर ने पहले ही एम्प्टी डिक्लेरेशन किया हमने फिर कंडीशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये वाली? अच्छा। ये क्यों पड़ती है? ये इसलिए पड़ती है कि यहाँ पे आपने यूजर नेम जो है वो प्रिंट करवाया है यहाँ पे। अगर मैं ये एम्प्टी डिक्लेयर नहीं करता तो पीएचपी विल थ्रो एन एरर, कैन थ्रो एन एरर। अगर नॉट विल थ्रो देन कैन थ्रो। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, मैं यूजर नेम यहाँ से दोबारा से लॉगिन करते हैं, एडमिन टेस्ट।
ओके, यूजर नेम यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये जो यूजर नेम है ना, ये आपने स्कोप, वेरिएबल स्कोप पढ़ा है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, अगर आप लोगों को आइडिया हो, सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा हो। एक्चुअल में मैं इस वेरिएबल का नाम कर रहा हूँ यू नेम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू नेम, तो कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए यू नेम के अंदर। जो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं गेट से यू नेम, वही हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, राइट। अरीबा नौरीन, जो यू नेम यहाँ पे टॉप से ले रहे हैं यही यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो कंडीशन लगी हुई है, इफ नॉट एम्प्टी गेट यूजर नेम देन यू नेम इज इक्वल टू गेट यूजर नेम, ठीक है। किसी वजह से अगर ये मैं नहीं फिल कर पाया, अगर किसी वजह से मैं ये नहीं फिल कर पाया, तो यहाँ पे यूजर नेम हमारा प्रिंट नहीं हो रहा। और जब यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बताया था कि पीएचपी में हमारे पास एक डिफॉल्ट तरीका होता है जब आपने एरर देखने होते हैं। क्या तरीका होता है? 3 लाइन्स मैंने आपको बताई, डिस्प्ले INI सेट डिस्प्ले एरर। तो अगर आप देखोगे तो आपके स्क्रिप्ट में एरर आ रहा होगा अनडिफाइंड वेरिएबल का। ये 3 लाइन्स में कॉपी करता हूँ डीबी कॉन्फ़िग के अंदर ही, ताकि जिस भी पेज के ऊपर डीबी कॉन्फ़िग चले वहां पे ये एरर डिस्प्ले भी हो जाए सारे, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। अनडिफाइंड वेरिएबल यू नेम एट लाइन नंबर 39। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि जिस प्रोसेस से डाटा आना था उस प्रोसेस से डाटा नहीं आया। अगर तो यूजर नेम यहाँ पे आ जाए फिर तो वेरिएबल डिफाइन हो गया, यू नेम एडमिन आ गया। लेकिन अगर किसी वजह से ये लिंक ब्रेक हो गया तो यहाँ पे भी एरर आएगा। तो हम नहीं चाहते कि अगर हमारे पास किसी वजह से पीछे से डाटा नहीं आया तो हमारी स्क्रीन पे एरर आए। उसके लिए हम इसको एम्प्टी इनिशियलाइज करा देते हैं स्टार्ट में। हम यहाँ पे आते हैं अपनी डैशबोर्ड की फाइल में, और यहाँ पे बाहर यू नेम के वेरिएबल के अंदर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं कि भाई अगर इसको किसी वजह से ये नहीं मिलेगा तो पहले ये एम्प्टी डिफाइन हुआ रहे। अगर तो इसको ये वैल्यू मिल जाएगी तो वेरिएबल की तो ये खसूसियत है कि उसमें वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। तो पहले एम्प्टी डिफाइन कर दिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर दी ताकि वेरिएबल डिफाइन हो गया, और ये वाला जो एरर आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल, ये उससे ये एरर खत्म हो जाएगा। पहले हमने ये कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि जो यूजर नेम पाथ में आ रहा है यूआरएल में, वो डाटा उठा के यूनेम में अंदर रखा और उसको नीचे प्रिंट करवा दिया। अब अगर आपके पास यहाँ पे यूजर नेम ना भी आ रहा होगा तो एरर नहीं आएगा, स्क्रीन पे यूजर को एरर नहीं आएगा। अगर वो एरर लॉगिंग ऑन भी करेगा ना तो उसको एरर यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको इससे पहले डिफाइन किया एम्प्टी, कि भाई अगर डाटा पीछे से नहीं भी आता तो एक एम्प्टी वेरिएबल पहले से बना के रखो ताकि रैम में ये एग्जिस्ट कर रहा हो, और जब यहाँ पे एक्सेस करें तो वो एम्प्टी वैल्यू की एम्प्टी आ जाए, ये एरर ना आए कि वेरिएबल हमें मिला ही नहीं। तो ये रीजन क्या है लोकल और ग्लोबल स्कोप का। जो वेरिएबल्स लोकल, ये लोकल स्कोप है। किसी कोड ब्लॉक में अगर कोई वेरिएबल आप बनाते हैं और उसको उस कोड ब्लॉक से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर थ्रो करता है, क्योंकि ये इफ चला ही नहीं। जब ये इफ चला ही नहीं तो ये डिफाइन हुआ ही नहीं, और जब ये डिफाइन हुआ ही नहीं तो इसने एरर थ्रो कर दिया। इसलिए हमने इसको ग्लोबली डिफाइन किया, एम्प्टी इनिशियलाइज किया और इसके अंदर उसकी वैल्यू को चेंज कर लिया। जो यूजर नेम एम्प्टी डिक्लेयर कर रहे हैं वो न्यू वेरिएबल बन रहा है डैशबोर्ड में। जो हम एम्प्टी डिक्लेयर कर रहे हैं वो डैशबोर्ड में बन रहा है, और उसी की वैल्यू को हम लोग यूआरएल से ले रहे हैं। जो $_गेट में टॉप पे यहाँ पे जो वेरिएबल आता है ना, यहाँ पे हम जो वैल्यू पास करते हैं हम ये उठा रहे हैं। $_गेट का मतलब है यूआरएल में ये जो यूजर नेम में वैल्यू आ रही है। अगर तो हमने एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया, और अगर इस एम्प्टी इनिशियलाइज करने के बाद हमने चेक किया कि यूआरएल से यूजर नेम मिल रहा है तो भाई वो उठा लो, वो ठीक है। तो वो क्या करेगा कि एम्प्टी को चेंज करके यूआरएल वाला रख देगा और वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। एनी अदर क्वेश्चन?
ए सिंक डेफर का क्या मतलब है? ए सिंक होता है, आप जब कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड करवाते हैं तो आपका ब्राउजर जो है, जैसे हम jQuery CDN लोड कराते हैं, मुझे jQuery चलानी है अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं उसकी CDN फाइल यहाँ से लोड कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप आएंगे, यहाँ पे कोई एसिंक डेफर नहीं लिखा हुआ, मैं इसको कॉपी करके लिख देता हूँ, आपकी मंशा के मुताबिक ये दो एट्रीब्यूट्स उठा के मैं इधर ले गया। अब ए सिंक का क्या मतलब है? ए सिंक का मतलब ये है कि अगर आपके पेज में कोई रिसोर्स लोड हो रहा है तो पेज लोडिंग के दौरान क्या आपका पेज उन रिसोर्सेज का वेट करे या उससे पहले रेडी हो जाए। हम जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे कि jQuery आपकी यहाँ पे आके लोड हो रही है, लेकिन आपका पेज इस ग्रीन पे आके, इस टाइम पे आके आपका पेज रेडी है। 1.53 मिली सेकंड के ऊपर कंटेंट डाउनलोड हो चुका है, यानी आप 1.53 मिली सेकंड के बाद पेज के साथ प्ले कर सकते हो, उसमें कोई चीज चेंज कर सकते हो, जबकि jQuery अभी 609 मिली सेकंड पे लोड हुई है। ठीक है। तो एसिंक का मतलब यह है कि पेज किसी स्क्रिप्ट का इंतजार किए बगैर अपना काम करे। दैट इज एन एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि वो सिंक होकर नहीं चलेगा। सिंक का मतलब है कि दो चीजें इकट्ठी चल रही हैं, एक चीज दूसरे पर डिपेंड कर रही है, और एसिंक इसका ऑपोजिट है कि एक चीज दूसरी पर डिपेंड ना करे। तो आपका पेज इस टाइम jQuery का वेट नहीं करेगा, आपका पेज चल जाएगा, एलिमेंट्स रेंडर हो जाएंगे, jQuery बाद में डाउनलोड होके खुद ही लग जाएगी। हाँ, अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एसिंक खत्म कर देता हूँ, रिफ्रेश करें, तब ये देखिए आपका 1.4 से 14 मिली सेकेंड पे आ गया। क्यों? ये 609 मिली सेकेंड के ऊपर है jQuery आपकी, और ये आपका 14 मिली सेकेंड के ऊपर है। पहले कितना था? एसिंक लगा हुआ था, तो यहाँ पे पूरा ग्राफ देखना पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए। 8 मिली सेकेंड, ठीक है, और 32 मिली सेकेंड, और लोड टाइम 1.42 सेकेंड, डॉम कंटेंट लोडेड 407 मिली सेकेंड के अंदर, और आपका जो समझने के जो पेज है वो रेडी टू बी यूज्ड एट 1800 मिली सेकेंड आ रहा है यहाँ पे। एसिंक खत्म करते हैं, तो 4 मिली सेकेंड पे अगर आप देखेंगे तो आपका पेज आपको रेडी मिलेगा, और आपका जो डॉम कंटेंट लोड है वो उसका टाइम कम हो गया। तो ए सिंक के अंदर सिर्फ ये है कि आपका पेज उस स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट का वेट नहीं करेगा, रेडी टू बी यूज्ड है। और डेफर का मतलब ये है कि आप स्क्रिप्ट लिस्टिंग बंद कर देते हैं। In modern website, scripts are often heavier than HTML. Their download size is larger and processing time is also longer. When the browser loads HTML and comes from a script tag, it can't continue building the DOM. DOM is document object model. यानी आपको ये जो HTML सारी नजर आ रही है, this is a DOM. तो वो इसको complete ही नहीं कर पाता जब तक आपका script पूरा download नहीं हो जाता. So this leads to two important issues. Script can't see DOM elements below them, so they can't add handlers. If there is a bulky script at the top of the page, it blocks the page and users cannot see the page content till it downloads and runs. ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ये सोर्स ऐड किया हुआ है और यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ, दिस इज नॉट वेल विजिबल अंटिल द स्क्रिप्ट लोड्स, दरम्यान में ये स्क्रिप्ट पूरा डाउनलोड होगा तो फिर ये पैराग्राफ डिस्प्ले होगा। इसकी जगह पे अगर आप सारा कंटेंट एक तो आप टॉप पे रखते हैं, स्क्रिप्ट हमेशा बॉडी के बिल्कुल जहां पे बॉडी एंड हो रहा है उससे ऊपर लेके आए, ये चीज आपको करनी है, क्योंकि दरम्यान में स्क्रिप्ट आएगा तो उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज है यहाँ पे डेफर उसने बताई हुई है, द डेफर एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउजर नॉट टू वेट फॉर द स्क्रिप्ट। इसका वेट ना करो, इंस्टेड द ब्राउजर विल कंटिन्यू टू प्रोसेस द एचटीएमएल बिल्ड ऑन
द स्क्रिप्ट लोड्स इन द बैकग्राउंड एंड देन रन्स व्हेन द डॉम इज फुली बिल्ट। यानी जो स्क्रिप्ट है वो बैकएंड पे खुद ही डाउनलोड होता रहेगा, आपकी HTML रेडी हो जाएगी, और जब आपका स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपका स्क्रिप्ट चलेगा। और पॉसिबली मतलब स्क्रिप्ट या बॉडी कलर हो जाएगा तो उसके बाद वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेगा, अपने इवेंट्स भी चला लेगा, लेकिन तब तक डॉम इंतजार ना करे। इससे बेसिकली आपके पेज की जो लोड स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। Async attributes is somewhat like defer, दोनों मिलते जुलते हैं। It also makes the script non-blocking, but it has important differences in the behavior. Async attribute means that a script is completely independent, यानी ये ऐसा स्क्रिप्ट है जिसने दरमियान में कहीं पे चलना है। यानी आपके पेज के ऊपर आप समझें कि एक फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर एक सबमिट का बटन है, उस सबमिट का बटन के ऊपर कैलकुलेशन होनी है। तो जब तक आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल नहीं होता, सबमिट का बटन प्रेस नहीं होगा, तो ऐसा स्क्रिप्ट जिसने सबमिट पे चलना है उसको हम एसिंक पे ले जाएंगे कि भाई इसका काम ही बाद में आना है। ठीक है, तो ये डेफर और रेसिंग दोनों लगा देंगे कि एक तो ये लोड स्पीड पे इफेक्ट ना डाले, और दूसरा ये वो स्क्रिप्ट है जिसने इंडिपेंडेंट चलना है, इसका बाकी पेज के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ उस फॉर्म के साथ ताल्लुक है, तो ये पेज लोड होने के बाद भी आ जाएगा तो खैर है। द ब्राउजर डज नॉट ब्लॉक ऑन एसिंक स्क्रिप्ट लाइक डेफर, एसिंक स्क्रिप्ट से ब्राउजर खड़ा नहीं होगा। अदर स्क्रिप्ट डोंट वेट फॉर एसिंक स्क्रिप्ट एंड एसिंक स्क्रिप्ट डोंट वेट फॉर देम। कुछ स्क्रिप्ट्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं, जब आप इनके साथ एसिंक लगा देते हैं तो फिर कोई भी एसिंक स्क्रिप्ट किसी दूसरे स्क्रिप्ट का वेट नहीं करता। तो दिस इज समथिंग व्हेन वी कम टू jQuery। आज अभी अभी इसके ऊपर हम आके डिस्कशन करना शुरू कर देंगे तो हम मेन कोर्स से हट जाएंगे। ठीक है, सो सिर्फ फर्क ये है समझें कि आपके ब्राउजर की जो डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीटली विजिबल करने के लिए अगर आप किसी ऐसे स्क्रिप्ट को जिसका ताल्लुक ब्राउजर के पेज लोड होने से नहीं है वहां पे एसिंक लगा देंगे तो आपका पेज फास्ट हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस राइट नाउ। तो लोड टाइम का फर्क पड़ता है, और ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ पे एसिंक इस्तेमाल हो सकता है कहाँ पे नहीं। ठीक है, आगे चल के एग्जांपल्स आएंगी। अभी मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, इसकी मुझे भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई और क्वेश्चन किसी का? पूछ ले पूछ ले। कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज अनक्लियर है तो पूछ ले, फिर मैं आगे चलूँ। एक दफा सारे क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद मैं वन बाय वन आंसर देता हूँ आपको। बस ठीक क्वेश्चन है कि उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, ओके। एनीवन एल्स? ओके। ओहो।
नाइस। अभी अभी बात करना चाह रहा है वो? अच्छा, स्क्रीन शेयर करें जरा, फिर हम इस टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। लेट्स डील दैट फर्स्ट। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आरिफा मुनीर। अस्सलाम जी, वालेकुम। अच्छा ये वालेकुम सर ये सलाम। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है आपके पास आ रहा? जी एक सेकंड, मैं आपको अलाउ करता हूँ। होल्ड ऑन। ओके, नाउ यू कैन शेयर स्क्रीन। सर ये हम्म। Will you excuse me for sharing my screen Zoom for audio? There will be a simple test in the interview. I'll send you the link shortly. ऊपर आए जी कम्युनिकेशन में, बस उसने लिंक यस दे दिया। ठीक है, ज्वाइन करो, इसके साथ मीटिंग करो। ठीक है और ई ब्रेनस्टॉर्म टेक्नोलॉजी है, इनसे इसकी कंपनी है, इसके साथ अगर आपकी बात बन जाती है तो जी। इट इज अ वेरी और वेरी काम गुड और अपॉर्चुनिटी। काम भी इजी है, मुश्किल या लाइक जावास्क्रिप्ट सीएसएस एचटीएमएल के रिलेटेड है। ठीक है, आप अभी इंटरव्यू को उसने आपको लिंक दे दिया, आप ज्वाइन करो, फिर मुझे उसके बाद ठीक है बताना। मेक श्योर कि आप कोई ठीक है ब्लेंडर ना करो। और शुरू में जैसे उसकी टर्म्स है उस पर चलना शुरू कर दो, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा फिर आप अपनी मनवा लिया करोगे। जी ठीक है। बस हाँ, वो थोड़ा शुरू सा कॉन्फिडेंस वो हो जाता है ना बंदे का, नहीं, फर्स्ट इजी टाइम है ना। इजी इजी रहना है। इजी, किसी चीज की ना समझ आए तो आपने उसको कहना है कि मुझे थोड़ा सा एनालाइज करने का टाइम दो। वो कह रही कुछ छोटा सा टेस्ट उसने लेना है, तो वो कोई HTML CSS की चीजें, जावास्क्रिप्ट की CSS की चीजें पूछ सकती है। जी ठीक है ओके। ठीक है। नहीं जी, पहली लीड निकल आई है। अच्छा, वापस आते हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये रिक्वेस्ट आई, पहली पहली रिक्वेस्ट आई तो कहाँ जाएगी? सीधी इंडेक्स की फाइल में। ऐसे ही हो रहा है। इंडेक्स डॉट HTML में आ गई। अब इंडेक्स डॉट HTML के अंदर क्या हो रहा है? इंडेक्स डॉट HTML के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है, स्क्रिप्ट लगा हुआ है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट इसको भेज रहा है किसकी तरफ? स्क्रिप्ट ऑफ लोकेशन। ठीक है, वो किधर भेज रहा है जी इसको? तो ड्रैग कैसे करना है? वेयर इज द टूल? या स्क्रिप्ट ऑफ लोकेशन जी इसको भेज रहा है। आप समझ रहे हैं कि सीधा इंडेक्स के लॉगिन के ऊपर, लॉगिन डॉट PHP के ऊपर। लॉगिन डॉट PHP के ऊपर क्या आ रहा है जी? उसके ऊपर आ रहा है एक फॉर्म, ऐसे ही है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसको फिल करते हैं तो रिक्वेस्ट आपकी आगे से चली जाती है किसको? इसमें एक छोटा सा प्रोसेस चल रहा है। क्या प्रोसेस चल रहा है? कंडीशन चेक का। चेक यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आपका चेक हो रहा है। और इस यूजर नेम और पासवर्ड की चेकिंग की बेस पे आप जो है या तो डैशबोर्ड पे चले जाते हैं या वापस आ जाते हैं उधर ही जहां से आप स्टार्ट हुए थे, या तो ये रिक्वेस्ट वापस होकर इधर ही आ जाती है।
अगर तो यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग होता है तो वापस आप इसे इधर ही आ जाते हैं, रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर ठीक होता तो आप कहाँ चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे। ये फाइल कौन सी है जी, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। इस डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के अंदर टॉप पे आपने लॉगिन डॉट पीएचपी कॉल कराई हुई है, इंक्लूड डीबी डॉट पीएचपी। यहाँ पे आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं और इसके नीचे अभी हम कोड यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ये व्यू आपका सारा। अब इसमें कौन सी मुश्किल चीज ऐसी जो आपको नहीं समझ आई, यहाँ पे आपका टेबल आ जाना, ये फ्लो है। तो अब आपको फाइल की लिंकिंग समझ आ रही है, फाइलें सारी मेन फोल्डर में रूट पे ही पड़ी हुई हैं। आपके सिर्फ में ले जाती है, लॉगिन में लेके जाती है, तो इस फाइल पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे फॉर्म आता है, फॉर्म फिल होता है, कंडीशन चेक होती है कि यूजर ने पासवर्ड ठीक है, तो वो पीएचपी में रिडायरेक्शन होकर इस फाइल पे आ जाता है। अगर गलत है तो वापस इसी फाइल पे आ जाता है। अगर गलत है तो रिडायरेक्शन ही नहीं होती, जो असल चीज है। अगर आप लॉगिन डॉट पीएचपी में आएंगे, अगर ठीक है तो हेडर की लोकेशन चेंज करो, ये पीएचपी की रिडायरेक्शन है। अगर गलत है तो आप पहले ही उसी फाइल में ही आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, लॉगिन की फाइल में कोड लिखा हुआ यूजर नेम पासवर्ड अगर यूजर ने फिल किया है और फॉर्म सबमिट हुआ है, और फॉर्म सबमिट होके क्योंकि एक्शन जो है वो इसी वापस इसी फाइल पे लेके आ रहा है, एक्शन एम्प्टी है। अगर एक्शन में मैं कोई और फाइल का नाम देता तो फॉर्म सबमिट होके उधर जाता। अब क्योंकि एक्शन एम्प्टी है तो जब आपने फॉर्म सबमिट करना है, सेम वही लॉगिन का पेज ही लोड होना है। और जब लॉगिन का पेज लोड होना है तो उसमें टॉप पे चेक हो जाना कि यूजर नंबर पासवर्ड आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसको चेक करो, अगर ये दोनों वैल्यूज मैच करती हैं तो इसको रीडायरेक्ट करवा दो। बात समझ आ रही है या नहीं, अभी भी कोई मसला है? नो वन इज कमेंटिंग। ये सिंपल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसी के टॉप पे स्टाइल डॉट सीएसएस भी आपकी आ रही है, इसमें एचटीएमएल भी लिखी है, पीएचपी भी लिखी है, पीएचपी की फाइल इंक्लूड हो रही है जो डेटाबेस का कनेक्शन बना रही है। यहाँ पे आपकी एचटीएमएल लिखी हुई है, उसमें सीएसएस फाइल भी लोड हो रही है। नीचे हम कोड करने लगे हैं टेबल बनाने के लिए। यहाँ पे आपके पास कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पहले ही बना हुआ है, उसने सारी डेटाबेस के साथ क्यूरी चलानी है, दैट्स इट। ये कनेक्शन बना हुआ है। चलें जी, एक लेक्चर पूरा इसमें गया, 40 मिनट्स निकल गए हैं। मैं रुका हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए तो मैं आगे जाऊँ। अगर आपने खोल के कोड एनालाइज किया होता ना तो ये कोई काम काम ही नहीं था। ये 10 मिनट आपने खुद लगाए होते तो आपको समझ आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास कनेक्शन है, तो हम एसक्यूएल की एक क्यूरी लिखने लगे। और क्यूरी वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे लिखी थी। क्या क्यूरी थी? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, जो कुछ टीबीएल स्टूडेंट में है वो सिलेक्ट होके आ जाए। ये सारा टेबल आ गया, यही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्यूरी, यहाँ पे जाता हूँ, इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ और रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर, रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर कनेक्शन मेरे पास है। कहाँ से आ रहा है? इस डीबी की फाइल से। ये डॉलर कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है।
तो क्योंकि डीबी की फाइल डैशबोर्ड की फाइल में इंक्लूड है, तो ये वेरिएबल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक फंक्शन है क्यूरी। इसके अंदर हम अपनी एसक्यूएल का ये वाला पास कर देंगे जो हमने एसक्यूएल की स्ट्रिंग लिखी है। ये पास होगी तो रिजल्ट आ जाएगा किसमें, रिजल्ट के वेरिएबल में। जो भी डेटाबेस से फैच होके आएगा वो रिजल्ट इधर आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। अब ये काम ऐसा नहीं कि आपने क्यूरी की और सीधा सीधा आपको सारा टेबल मिल गया। इसमें भी तरीकेकार है। जो आपने रिजल्ट को प्रिंट कराया तो ये MySQLi का रिजल्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें बता रहा है कि फील्ड काउंट 7, यानी डेटाबेस से 7 रिकॉर्ड आ रहे हैं। फील्ड एक रिकॉर्ड को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फील्ड रिकॉर्ड आ रहे हैं और नंबर ऑफ रोज 7 है। ठीक है, तो हमने इस पे चेक लगाना है। अगर डेटाबेस से हमने क्यूरी की तो जो रिजल्ट का ऑब्जेक्ट आया है, तो कल भी बताया था ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को उठाना है तो एरो साइन देना है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उठानी, नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर रोज इज ग्रेटर देन 0, एक भी अगर डेटाबेस से रो आई है तो फिर उसको प्रिंट कराओ। और ये वाला जो रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है ना, इससे डाटा लेने के लिए MySQL के अंदर एक फंक्शन है। वो क्या फंक्शन है? फेच एसोसिएट। यानी जो रिजल्ट में 7 रोज आई हैं उसमें से आप एसोसिएट रो लें। एसोसिएट रो लेंगे तो क्या होगा कि डेटाबेस का जो एक रो के साथ उसकी कीज बन जाएंगी एसोसिएटिव। आईडी में 1 आएगा, रोल नंबर में 1 आएगा, फर्स्ट नेम अली आएगा, लास्ट नेम अमजद आएगा। तो सारी रोज के लिए ये कीज और वैल्यू, कीज और वैल्यू, कीज और वैल्यू, ये कॉम्बिनेशन आता जाएगा हमारे पास। तो उसके लिए आपको एक लूप चलाना होता है, वाइल डॉलर रो इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट की फैच एसोसिएट। इससे क्या होगा, हर दफा जब आप फैच एसोसिएट इस पे कॉल करेंगे तो एक रिकॉर्ड आएगा और रो में चला जाएगा इस वेरिएबल में। ये वेरिएबल रन टाइम पे बन रहा है और ये एक लूप है। वाइल इज अ लूप, यानी ये जो कोड ब्लॉक है ये चलता रहेगा जितनी देर तक डाटा यहाँ से रो में आता रहेगा। कितनी दफा आएगा डाटा रो में? 7 दफा। 1 2 3 4 5 6 7, सातों की सातों रो आपको इस वेरिएबल में मिलेंगी। आपने आगे से उसको प्रिंट कराना है, जो भी करना है उसके साथ वो आपकी मर्जी है। अब आप रो को प्रिंट कराएंगे तो ये लूप स्टार्ट होगा और आपको पहला पहला रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो हम रिफ्रेश करते हैं, ये आपका पहला रिकॉर्ड आया है। आईडी इज 1, रोल नंबर इज 1, फर्स्ट नेम इज अली, लास्ट नेम इज अमजद, जेंडर इज मेल, क्लास आईडी इज 5, फी इज 500। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। तो मैंने बोला था हम कहीं पे भी अपनी HTML लिख सकते हैं PHP के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूं। तो जितनी दफा जितने रिकॉर्ड आ रहे हैं उतनी टेबल की रोज बन जाए, तो उसके लिए हमें TR का टैग लगाना होता है। और कितने हमारे कॉलम है उतने TD बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, so we make 7 TD। 1 2 3 4 5 6 7। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम PHP से डाटा लें। अब PHP का डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है? इस रो की ये अरे बनी हुई है। दिस इज एन अरे। हर दफा रो में एक अरे आएगी, उस अरे में एसोसिएटिव वैल्यूज आ रही होंगी। तो आपने इको करवाना है डॉलर रो, पहले कॉलम की क्या आईडी, रो का आईडी यहाँ पे प्रिंट करा दो। रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फी, क्लास आईडी। ये सेव कर दिया मैंने। अब आपने सिर्फ इन कीज को अपडेट करना है। तो सेकंड TD में रोल नंबर आ जाएगा, थर्ड TD में क्या आएगा? फर्स्ट नेम आएगा, उससे आगे क्या आएगा? लास्ट नेम आएगा, उससे आगे क्या आएगा जी? जेंडर आएगा,
उससे आगे क्या आएगा जी? क्लास आईडी आएगा। उससे आगे क्या आएगा जी? फी आएगा आपकी। ये आपकी फी आ गई। अब हमने इस लूप चलाया हुआ, ये लूप कितनी देर तक चलेगा? जितनी जितनी वन टाइम आपने फैच सॉक कॉल किया, एक रो निकल आएगी रिकॉर्ड में से और वो खत्म हो जाएगी। रो में आ गई, रो से आपने प्रिंट करा ली, अगली दफा फैच सॉक किया, दूसरी रिकॉर्ड निकाल के देगा और उसको रिजल्ट सेट में से खत्म कर देगा, तीसरा रिकॉर्ड निकाल के देगा, रिजल्ट सेट में से खत्म करता जाएगा। तो रिजल्ट सेट 7 दफा रिकॉर्ड निकलेगा, 7 दफा इसी वेरिएबल में आएगा, 7 दफा इस लूप में प्रिंट होगा। तो ये 7 TRs बन जाएंगे। लेकिन TR का जो टैग है वो तो टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे PHP को क्लोज करते हैं, फिर PHP को ओपन कर देते हैं और एक टेबल का टैग स्टार्ट कर देते हैं। और जहां पे आपका ये इफ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप फिर से PHP क्लोज करें और फिर PHP ओपन करें और यहाँ पर टेबल का एंडिंग टैग दे दें। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो अब टेबल का स्टार्टिंग टैग आया, टेबल का एंडिंग टैग आया, उसके अंदर आपने रिजल्ट में चेक किया नंबर ऑफ रोल अगर बढ़ी है 0 से, और वाइल जब तक एसोसिएटिव अरे आपको डाटा दे रही है, रिजल्ट सेट में से डाटा आ रहा है, रोज बनती है। और ये 7 दफा रोज बनेंगी और ऊपर नीचे टेबल का टैग होगा, तो आपकी स्क्रीन पे आपका टेबल विजिबल हो जाएगा लाइक दिस। ये हमने क्योंकि प्रिंट कराया हुआ था नीचे इसको रिजल्ट को, ये हम खत्म कर देते हैं। अब ये बेसिकली ये पार्ट जो है ये होना चाहिए आपके पास आपके HTML के अंदर बॉडी में कहीं पे। तो मैंने शुरू में टॉप पे बना दिया, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। ये होल टेबल कोड शुड बी पिक्ड अप। पिक इट अप, और जहाँ पे हम इसको चलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वहां पे दिखा लेते हैं। तो ये मेन्यू की डिव थी, डिव क्लास, एक कंटेंट की डिव बना लेते हैं और उसमें हम अपना ये टेबल दे देते हैं। ऐसे ही चलेगा जैसे ऊपर चल रहा था। PHP कहीं भी आप पूरे HTML में कहीं पे भी PHP के टैग लगा के PHP चला सकते हैं। तो अब आपका बॉडी के अंदर टेबल आ जाए। और यू वांट टू स्टाइल दिस टेबल, सिंपल आप TR TD पे जो भी अपनी कंडीशंस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं CSS में। तो स्टाइल डॉट CSS में आते हैं, यहाँ पे हम डॉट कंटेंट के अंदर हमारे पास TR है और TR की हम चाहते हैं कि बॉर्डर जो बॉटम है उसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दें। डॉट कंटेंट के अंदर TR स्टाइल लिस्ट में लिखा, CSS में कॉपी हुआ, चेक करना पड़ेगा ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। यहाँ पे ये लग तो गया है लेकिन बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी नहीं लगी, बॉर्डर की भी नहीं लगी। सो विल हैव टू अप्लाई दैट ऑन TD। ये आपका टेबल आ गया जी। कंटेंट को आप एक बॉर्डर दे दें या इसको आप विड्थ दें, कंटेंट को कोई 600 या 60% की। मार्जिन आप कर दें इसका 0 और तो ताकि सेंटर लाइन हो जाए। ये टेबल आपका यहाँ पे आ गया। टॉप से इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दें। जब नहीं होगी इसको 100 पे ले जाए। तो आपका डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच होके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया जी। अब इसी के आगे हम लोग एडिट और डिलीट के लिंक्स लगा के इसको एडिट स्क्रीन पे लेके जा सकते हैं। वहां पे फॉर्म बना के वैल्यूज डेटाबेस से लगा सकते हैं, उनमें चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हर जगह पे हर इवेंट के आगे एसक्यूएल की क्यूरी लगनी है। अगर आप फॉर्म से डाटा लेते हैं तो वो हम पहले भी देख चुके हैं कि हम गेट की एरे से डाटा पकड़ते हैं
और डाटा लेंगे और अपडेट की क्यूरी लगाएंगे, उसमें जहां जहां पीएचपी से वैल्यू उठानी होगी जो यूजर ने फॉर्म से फिल की होगी वो उठा के लगाएंगे और अपडेट की क्यूरी कॉल कर देंगे, डिलीट की क्यूरी कॉल कर देंगे। सो इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ तक नहीं समझ आई कुछ चीज तो पूछ सकते हैं। जिनको नहीं समझ आई लेकिन आज गॉट इट। फिरोज को आ गई है, जो बंदा बीबीए का स्टूडेंट है उसको आ गई है, तो इसका मतलब है कि आईटी वालों को भी आ जानी चाहिए। अच्छा, तो डैशबोर्ड में आते हैं। सिर्फ ये छोटी सी कहानी है, आपने एसक्यूएल पास की कनेक्शन को, कनेक्शन का एक फंक्शन है क्यूरी, जिसका काम क्या है, डेटाबेस से क्यूरी करना, जो मैनुअली जाके एसक्यूएल लिख के प्रेस करते हैं ना गो, और वो रिजल्ट, ये काम ये फंक्शन कर रहा है। उसको आपने एसक्यूएल की क्यूरी दी और रिजल्ट लेके आया एक ऑब्जेक्ट में, उसने बता दिया कि 7 रोज आई हैं। आपने उस ऑब्जेक्ट को बार बार कॉल की, चेक किया कि उसके नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है, तो बार बार इसको कॉल करो और इससे कहो कि हर दफा हमें 7 रोज की हर दफा एक अरे बना के दे। पहली रो देगा, एक अरे देगा आपको एसोसिएटिव, जिसमें की और वैल्यूज होंगी, वो रो में आ गई, आपने उस रो को प्रिंट करा दिया। फिर वाइल लूप यहाँ पे एंड हुआ, दोबारा से इधर गया, फिर उसने कॉल की, उसको एक और अरे मिली, वो इसने यहाँ पे रखी, फिर ये सारा कोड चला दिया। फिर कॉल किया, फिर एक उसको अरे मिली, फिर यहाँ पर रखी, फिर चलाता गया। एक टाइम आया जब उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, जब उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो फिर रो में कोई भी डाटा नहीं आएगा। जब रो एम्प्टी हो जाएगी तो ये वाइल लूप यहाँ पे कट डाउन हो जाएगा। जब ये वाइल लूप कट डाउन हो जाएगा तो कंट्रोल यहाँ से बाहर निकलेगा और पीएचपी क्लोज हो जाएगी और टेबल का टैग प्रिंट होगा, डिव का टैग प्रिंट होगा, ये डिव टैग प्रिंट होगा, बॉडी एचटीएमएल कंप्लीट होगी और आपका पेज आपको आउटपुट दे देगा। दैट्स इट। अच्छा, अब हम यहाँ पे दो फर्जी लिंक डाल देते हैं, दो टीडीज और बढ़ा देते हैं, और उसमें हम पहले में एक एंकर टैग लगाते हैं एएचरेफ, और उसमें एडिट लिंक लगा देता है। ये कोड में खत्म कर देता हूँ, कॉपी करते हैं और दूसरे के अंदर एंकर टैग लगाते हैं और उसको डिलीट लिंक लगा देते हैं। ये दो फर्जी लिंक हमने बनाए हैं जी। मुझे पता लड़कियों को नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी, ऐसा ही है। आईबी, अनीबा, फातिमा आ रही है, पक्की बात है, वो तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, फिर तो जबरदस्त है। अच्छा, ये हमने दो फर्जी लिंक बना दिए जी। हमने उसी लूप के अंदर दो नए टीडी डाले और उसमें एंकर टैग लगा दिए। अब क्योंकि ये लूप चल रहा है, इसी लूप के अंदर एंड पे दो टीडीज और आ गए हैं, एक में हमने एडिट लिंक डाल दिए, एक में डिलीट लिंक डाल दिया, तो यहाँ पे ये दो लिंक की तरह प्रिंट हो गए। हर रो के आगे एडिट और डिलीट आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एडिट और डिलीट को हम रेफरेंस दें कि किस रो का ये बटन है, हर रो का डेडिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आईडी 1 है, हम इस आईडी को इस एंकर में लगा देते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन मार्क यूजर नेम एडमिन पास किया, इसी तरह हम यहाँ पे ये भी पास कर देते हैं। हम कहते हैं कि जब इस पे क्लिक होना तो ये लिंक जाना चाहिए http localhost/base/php की फाइल पे जाना चाहिए और उसको मिलना चाहिए क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, कौन सी आईडी मिलनी चाहिए, जो इस रो में आईडी आ रही है। ठीक है, तो ये वाली अगर आप देखेंगे सारी की सारी, तो एक लिंक लिखा हुआ है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क आईडी आपने डाला है। यहाँ पे आप पीएचपी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पीएचपी से वैल्यू देनी है रो आईडी। तो आप यहाँ पे पीएचपी शुरू करके इको लिखें और रो आईडी यहाँ पे प्रिंट करा दें। तो अब क्या होगा कि ये पूरा लिंक, ये वाला तो स्टैटिक बनेगा, जैसे एचटीएमएल में लिंक देते हैं, इतना ऐसा पीएचपी बना देगी, यहाँ पे प्रिंट कराएगी रो की आईडी, और जब वो प्रिंट कराएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें शो होगी और एचटीएमएल में भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब आप अगर इसका कोड देखेंगे
तो कोड इस तरह से आएगा। ये वाला सारा हिसाब का स्टैटिक है शुरू वाला। ये जो वन प्रिंट हो रहा है ना, आपको पता है स्क्रीन पे पीएचपी से कोई चीज प्रिंट करानी है तो इको करना होता है। तो हमने इको रो आईडी किया, तो रो आईडी में क्योंकि वन आ रहा था तो यहाँ पे वन प्रिंट हो गया। लूप चल रहा है, दूसरी दफा क्या आना चाहिए, रो आईडी में 2 आना चाहिए, तीसरी दफा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हर रो का डेडिकेटेड लिंक बन गया। अब आप जब भी किसी एडिट पे क्लिक करेंगे तो यूआरएल ये बनेगा, लोकलहोस्ट बेस php edit डॉट php id इज इक्वल टू 4। तो हर एक रिकॉर्ड का डेडिकेटेड लिंक हो गया। यूजर ने 6 नंबर रिकॉर्ड एडिट किया है, यूजर ने 3 नंबर रिकॉर्ड एडिट किया है, 5 नंबर किया है, 7 नंबर किया है। अब हमारे पास एडिट की फाइल नहीं है। अब अगला काम यह है कि हम एडिट की फाइल क्रिएट करें। तो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे आके एक नई फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं जी edit डॉट php। और ये HTML के डॉक्यूमेंट होगा। और इस HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, टॉप के ऊपर देखते हैं कि अगर इफ $_ में इफ नॉट एम्प्टी $_ में हमारे पास आईडी आ रही है, क्योंकि जब हम इस लिंक पर जाते हैं ना वहां पर टॉप आईडी आती है ना, आईडी इज इक्वल टू 3। तो हम चेक करते हैं अगर आईडी एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ आईडी का, एडिट आईडी का, और उसमें $_ में जो भी यूआरएल में आईडी आ रही है ना वो दे दो। ठीक है, बाकी पेज हमारा ऐसे ही रहने दो। बाकी पेज में ऐसा करो कि एक फॉर्म बना दो। इस फॉर्म में हमें फील्ड ग्रुप वगैरह सारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी को कॉपी करते हैं। अब हमने बनानी है एडिट स्क्रीन। तो कितने रिकॉर्ड है, आईडी तो कभी भी एडिट नहीं होगा, जो एक दफा आईडी बन गया साइन हो गया टेबल में प्राइमरी की है वही रहना है, रोल नंबर भी वही रहना है। तो रोल नंबर सिर्फ डिस्प्ले करा देंगे। 1 2 3 4 5 6 डब्बे चाहिए हमें। ये क्लास आईडी की लिंकिंग के लिए हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं, जो हमने लॉगिन में एक डब्बा बनाया था उसको एडिट में ला के यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो पहला होगा जी लेबल फॉर रोल नंबर। नहीं नहीं, सेम पेज पे नहीं कराना, यहाँ पे कराना है। रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फी या जेंडर, और यहाँ पे हम फी दे देते हैं। तो रोल नंबर, फर्स्ट नेम, ये वो नेम है जो कि पीएचपी को जाएंगे वापस। ठीक है, जिस तरह हमने यूजर नंबर पासवर्ड से लिए थे। लास्ट नेम, नहीं नहीं मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, सीएसएस नहीं बनी हुई, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ क्लासेस मैंने लिखी हैं, उनकी सीएसएस करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड फी। तो अब एडिट पे मेरे पास एक फॉर्म आ रहा होगा। ठीक है, बनाया था, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट। तो हम मेन्यू को भी कॉपी कर लेते हैं कंटेंट के ऊपर। एडिट, यहाँ पे ना कंटेंट के ऊपर ऊपर मेन्यू कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मेन्यू में यूजर नेम नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजर नेम वहां पे हम यूआरएल से ले रहे थे। डैशबोर्ड की फाइल में यूआरएल से यूजर नेम आ रहा था, तो यहाँ पे तो यूजर नेम नहीं आएगा। क्या ख्याल है? तो यूजर नेम हमारा यू नेम एम्प्टी होगा। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाता, सिर्फ और सिर्फ हमने क्योंकि मेन्यू की डिव बना ली है
और मेन्यू में ऊपर ऑरेंज कलर का वो मेन्यू हमारा आता है, तो अगर वो आ जाए तो बेहतर है, लेकिन वो ऑरेंज कलर का मेन्यू दिखाने के लिए हमें स्टाइल की फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो आप वही स्टाइल फाइल जो वहां पर लिंक की है वो इस पेज में भी लिंक कर दें, एसेट्स css style.css, ये आपका वही पेज बन गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम मेन स्क्रीन से जब आए, लॉगिन करके एडमिन टेस्ट, तो आप स्क्रीन पे आए, यहाँ से आप एडिट करके इस एडिट स्क्रीन पे आ जाए और एडिट स्क्रीन पे उसी रिकॉर्ड को जिसको आपने एडिट किया है उसका सारा डाटा यहाँ पे लेके आ जाए। तो हमें उस रिकॉर्ड की आईडी मिल रही है। अगर हमें रिकॉर्ड की आईडी मिल रही है तो इसका मतलब है कि डेटाबेस में जाके अगर मैं यहाँ पे इसी क्यूरी को एडिट कर दूं, सारा कुछ लेके आने की बजाय सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएस स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 3 कर दूं, तो मुझे एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो जो हमने आईडी पास करवाई है यूआरएल में वो इसीलिए करवाई है कि हम यूआरएल से आईडी लें, डेटाबेस को दोबारा क्यूरी भेजें, वहां से रिकॉर्ड लें और यहाँ पे दोबारा डिस्प्ले करा दें। बात समझ आ गई? हमारे पास यहाँ पे एडिट आईडी आ रही है, हम यहाँ पे एसक्यूएल बनाते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पर डॉट लगा के पीएचपी का जो ऊपर एडिट आईडी आ रहा है वो जोड़ दें आप। इसको एक दफा आप इको कराएं जरा, ये एसक्यूएल क्या देती है हमें, ये क्या रिकॉर्ड क्या बन रहा है, इसको हम जरा इस एसक्यूएल को अगर हम आके चलाते हैं अपने सीधा सीधा इस एसक्यूएल में, तो ये ठीक चलती है, कोई मसला तो नहीं आता है इसको, तो ठीक चलती है। तो इसका मतलब अगर हम कनेक्शन को यही एसक्यूएल पास कर दें क्वेरी के फंक्शन में तो बात बन जाएगी। उसके लिए आपको डेटाबेस की फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे इंक्लूड करा लें, इंक्लूड config स्लैश db.php, कनेक्शन आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर कनेक्शन की क्यूरी कॉल करें और उसको एसक्यूएल पास करें, और अब आप प्रिंट करवाएं आपके रिजल्ट में क्या आ रहा है। कितने रिकॉर्ड आने चाहिए? फातिमा से कितने रिकॉर्ड आने चाहिए यहाँ पे? तुम फातिमा से को अब्दुल्ला फौरन से रिप्लाई किया, क्योंकि हमने वेयर लगा दिया और हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड मांग रहे हैं उसको कि भाई वही लेके आना जहाँ पे हम आईडी 1 होगी। तो अब उसको एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज में कितना आ रहा है 1, फील्ड काउंट आ रहा है 7। यहाँ फील्ड से क्या मुराद है, मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, पहले मैंने इसको क्लियर नहीं किया था। फील्ड का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो फील्ड काउंट 7 रहेगा हमेशा, चाहे आपका रिकॉर्ड एक भी आ रहा है तो। नंबर ऑफ रोज बताएंगे टोटल कितने डीबी से रोज आ रहे हैं। तो जब एक रो का रिकॉर्ड आ रहा है तो व्हाई नॉट टेक इट डायरेक्टली हियर, रो इज इक्वल टू इफ डॉलर रिजल्ट का नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन 0, देन ये वही कंसेप्ट है जो मैंने पहले शेयर किया था, रो को एम्प्टी यहाँ पे मैं डिक्लेयर करा देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको रीफिल कर देता हूँ ताकि अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर नहीं आएगा। रो इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है तो माइस्क्ल फैचेस हॉक एक दफा ही चलना है। यही किया था हमने डैशबोर्ड में, यहाँ से देख लेते हैं जी, गलत ना कर लें। रिजल्ट का फैच सॉक, फैच अंडरस्कोर सॉक एसोसिएट, तो फैच अंडरस्कोर सॉक, तो क्योंकि एक ही रो है तो वो ये फंक्शन एक दफा चलाने की जरूरत है, आपको वो जो रो होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस फंक्शन से आपको, तो पिछली दफा हमने लूप चलाया था क्योंकि 7 रिकॉर्ड थे, तो हमने रिपीट करने के लिए लूप चलाया था वाइल फैच एसोसिएट, तो वो हर दफा रो में रिकॉर्ड आता जा रहा था और 8वीं दफा वो रुक गया था खुद ही।
यहाँ पे है ही एक है, तो ये एक दफा चलना है, तो लूप चलाने की जरूरत नहीं है। अब आपको सारा रिकॉर्ड रो में मिल रहा है। रिफ्रेश करें तो आपके रो में रोल नंबर 3 आपने आईडी पास किया। अब यहाँ पे अगर आप 2 पास करेंगे तो 2 का रिकॉर्ड मिल जाएगा, 1 पास करेंगे तो 1 का रिकॉर्ड मिल जाएगा, 0 पास करेंगे तो आपके मुंह पे थप्पड़ लगाएगा वो कि भाई ये एक ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यूआरएल से नहीं जाना, हमने डैशबोर्ड से जाना है। डैशबोर्ड पे डेडिकेटेड एडिट लिंक बना होगा हर एक रिकॉर्ड का, जो रिकॉर्ड आ रहा होगा उसी का एडिट लिंक आएगा, उसी पे क्लिक करके आपने आना है। बात समझ आ रही है? तो एडमिन टेस्ट एंड एडिट रेहान, रोल नंबर 6, आईडी 6, रोल नंबर 2, फर्स्ट नेम रेहान, लास्ट नेम मुगल, मेल फी सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमें पता है कि सब कुछ रो में आ रहा है। तो ये जो हमने डब्बे बनाए हैं, इनमें हम चाहें तो प्री पॉपुलेटेड वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जी? यहाँ पे आनी चाहिए रोल नंबर की। ठीक है, तो इको करें डॉट, इसको कॉपी कर लें, बल्कि इस पूरे को कॉपी कर लें। मैं आपको कहता हूँ फर्स्ट नेम इस तरह से दिया हुआ है, तो वो फर्स्ट नेम आप यहाँ पे दे दें। फर्स्ट जो कॉलम की की है वही आ जाएगी, लास्ट नेम, जेंडर, नहीं जी आपका फॉर्म रेडी हो गया। रोल नंबर 2 है, फर्स्ट नेम रेहान है, लास्ट नेम मुगल है, जेंडर मेल है, फीस 1500 है। ठीक है, एडमिन टेस्ट, उस्मान मुगल को एडिट करते हैं। ये उस्मान मुगल का डेटा आ गया। अब एडिट फॉर्म बनाने का मकसद क्या है? एडिट फॉर्म बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक अपडेट का या सबमिट का बटन हो, जिससे जो है हम रिकॉर्ड सबमिट करा सके। चेंज करने के बाद मैं इसका फादर नेम यहाँ पे फिक्स करना चाह रहा हूँ, इसकी फीस अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक अपडेट का बटन होना चाहिए। तो वो 2 बटन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डिव क्लास ग्रुप, इनपुट टाइप, सबमिट, और इसकी वैल्यू मैंने बताया था जो भी यहाँ पे लिखेंगे वही आएगी। तो इसकी वैल्यू में आप लिखते हैं अपडेट। ये आपका अपडेट का बटन आ गया। ठीक है, अब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये याद होगा मैंने बताया था सबमिट और अपडेट पे क्लिक करने पे फॉर्म के एक्शन पे जाएगा। तो फॉर्म का एक्शन कोई नहीं है, अगर आप अपडेट कर भी देंगे तो यही पेज चल रहा है। अब आपको ये एरर आ रहा है, नोटिस नोटिस बी आर नोटिस अनडिफाइंड, अनडिफाइंड अनडिफाइंड रो होगा, अनडिफाइंड वेरिएबल रो इन बी लाइन नंबर 61। क्यों? फॉर्म सबमिट हो रहा है और ये सारा कुछ आ रहा है, फॉर्म में ऊपर आईडी नहीं आ रही। अगर आईडी आ रही होती तो वो डेटाबेस में जाता, रिकॉर्ड लेता, रो का वेरिएबल में डाटा रखता, जाके आपको दे देता। अभी एरर आ रहा है अनडिफाइंड रो वेरिएबल का, इसका मतलब है कि हमें इसको फिक्स करने की जरूरत है। तो अगर नॉट एम्प्टी गेट आईडी है तो मैंने रो डिफाइन किया, तो इसको उठा के बाहर लेके जाएं, इसको यहाँ पे एम्प्टी इनिशियलाइज कराएं ताकि आपको ये वाला एरर ना आए। वार्निंग इलीगल ऑफसेट स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि रो इज अ स्ट्रिंग और हम उसको अरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो बेटर मेक इट एन एम्प्टी अरे। एरर फिर भी आएगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आईडी नहीं आ रहा ऊपर, तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? हम चाहें तो हम इन इंडेक्सेस को यहाँ पे एम्प्टी दे देते हैं। रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नम है, ओके, रोल नम
लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव एम्प्टी अरे अब बता दें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फी एंड व्हाटएवर, सारे आपने एम्प्टी इनिशियलाइज करा दिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड फी। हालांकि ये मैं लंबे अरसे के लिए इशू नहीं आना, लेकिन ये है कि चलो फिक्स करने के लिए मैंने ये लिख दिया है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप डैशबोर्ड एडिट करके आएंगे तो फॉर्म में आपकी वैल्यूज आ जाएंगी और उसके बाद आपको उनको अपडेट करना है। तो एडमिन और टैक्स लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आए, डैशबोर्ड पे आके हमने अली मंसूर के रिकॉर्ड को एडिट किया। अली मंसूर का रिकॉर्ड अब अपडेट कराना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम अपडेट पे क्लिक करें तो अब अपडेट चले और फॉर्म में जो वैल्यू सबमिट हो वो अपडेट में हमें मिल जाए। तो मैं डबल ओ को सिंगल ओ करके अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो जब हम इसको अपडेट करते हैं तो क्या हम यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं? इफ नॉट एम्प्टी $_ रोल नंबर। क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तो उस फॉर्म में रोल नंबर का इनपुट बॉक्स है, उसमें डाटा जाएगा और जब उसमें डाटा जाएगा तो उसको गेट में मिलेगा और जब उसको गेट में मिलेगा तो हम पूरी की पूरी गेट अरे यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो वी कैन नाउ स्टार्ट फॉर अपडेशन ऑफ दिस फॉर्म। id is equal to 6 अपडेट। तो ये रोल नंबर हमने इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम फॉर्म को जब सबमिट करते हैं तो ये वाला नेम चेक होता है, गेट में ये वाला इंडेक्स बन के जाएगा। तो आपने इस पे कंडीशन लगानी है। id is equal to 6 अपडेट। अब आपके फॉर्म में ये डाटा सबमिट हो रहा है। अब आप जो भी सबमिट करेंगे आपको नजर आ जाएगा। मुगल में हम टी 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 लिख देते हैं एंड में, तो ये अपडेटेड डाटा जा रहा है। हमने करना है वो किस आईडी के अगेंस्ट कराना है, तो वो आईडी तो हमें ना यहाँ पे मिल रहा है ना यूआरएल में मिल रहा है। तो हम जाके चेक करेंगे जिस यूजर का नेम रेहान है उसका लास्ट नेम मुगल टी 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 कर दें। तो इस तरह तो गलत हो जाएगा, हो सकता है सिस्टम में 25 रेहान हो। तो हम ऐसा करते हैं कि फॉर्म के अंदर ना एक हिडन इनपुट फील्ड भेज देते हैं। इस सबमिट से पहले एक इनपुट लगाते हैं, उसकी टाइप कर देते हैं हिडन। हिडन फील्ड जो होती है वो फॉर्म में सबमिट जरूर होती है लेकिन वो स्क्रीन पे नजर नहीं आती। तो हम इसका नाम रख देते हैं जी एडिट आईडी या अपडेट आईडी। अपडेट आईडी में हम उस करंट रिकॉर्ड जो भी जिस भी यूजर के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं उसकी जो आईडी है वो प्रिंट करा देते हैं। क्योंकि हमने डेटाबेस से क्या लिया हुआ है, पूरी रो ली हुई है, स्टैटिक लिया हुआ है, सारे कॉलम लिए हैं। तो इसका मतलब है कि रो के अंदर आईडी भी यहाँ पे आ रही होगी, तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो जब भी फॉर्म प्रिंट होगा तो एक इनपुट फील्ड बन जाएगी जो कि फॉर्म में नजर नहीं आएगी लेकिन एचटीएमएल में एग्जिस्ट करती होगी। दिस इज द मैजिक दैट वी आर गोना डू। इसकी एचटीएमएल चेक करें आप, जहाँ पे आपका बटन है उसके ऊपर एक हिडन आईडी आ रही है 6। रेहान मुगल की डेटाबेस की आईडी 6 है। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये 6 भी साथ सबमिट होगा, अपडेट आईडी 6। अब हम अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। अपडेट रिकॉर्ड इन टीबीएल स्टूडेंट सेट रोल नंबर 2 to 2, यूजर नेम टू रेहान, लास्ट नेम टू मुगल, जेंडर टू मेल, फी इंटू 1500। तो जो भी वैल्यू चेंज हुई होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। वेयर आईडी इज इक्वल टू अपडेट आईडी, जहां पे डेटाबेस में ये वाली आईडी है वहां पे ये सारी वैल्यूज अपडेट करा दो, तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। कंप्लीट कर दूं इसे? ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेरी बनाते हैं। अपडेट
अपडेट की क्यूरी क्या होती है भाई, मुझे तो नहीं याद, यहाँ पर देख लेते हैं। अपडेट डाटा, अपडेट टेबल सेट column and value where id is equal to this. So update tbl student set first name is equal to, रोल नंबर नहीं अपडेट करना हमने, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जो भी आपका रिकॉर्ड आ रहा है। अब वो रिकॉर्ड गेट से आ रहा है तो वो आपने यहाँ पे या तो 5 वेरिएबल्स बना लें। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू $_get फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू $_get लास्ट नेम, जेंडर इज इक्वल टू $_get जेंडर, fee is equal to $_get fee, and that's it. Update id is equal to $_get update id। ठीक है, तो set first name is equal to जो भी डाटा PHP से आएगा याद रखिएगा उससे पहले सिंगल कोट्स आएंगे। ठीक है, तो set first name is equal to, अब आप ये वाला वेरिएबल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पर डॉट लगाएं, फर्स्ट नेम डॉट, और फिर से क्यूरी स्टार्ट कर लें। एंड जब आप मल्टीपल कॉलम अपडेट करते हैं तो आप एंड लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो अपडेट, मैं चाह रहा हूँ सारे फॉर्म मल्टीपल कॉलम इन माई एसक्यूएल, सारे कॉलम्स की वैल्यू अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे कॉमा आ रहा है, लास्ट अपडेट नाउ कॉमा लास्ट मॉनिटर इज इक्वल टू, आप कॉमा लगाएंगे, एंड नहीं लगाएंगे, कॉमा लास्ट नेम, just a second guys, I need to post an update somewhere, a second please। लास्ट नेम इज इक्वल टू जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल देना चाहते हैं वो दें, लास्ट नेम, दोबारा से अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट कर लें, कॉमा जेंडर इज इक्वल टू, जो भी आप यहाँ पे जेंडर देना चाहते हैं तो डॉट्स लगाएं, जेंडर की वैल्यू दें, दोबारा से स्ट्रिंग स्टार्ट करा लें, कॉमा पी इज इक्वल टू, डॉट लगाएं पी, और इसके बाद आपको क्योंकि एक रिकॉर्ड की वैल्यू अपडेट करनी है वेयर लगाना पड़ेगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू, आखिरी वेरिएबल हमारा क्या था, अपडेट आईडी, जहां पे हम ये वाली आईडी मिलेगी वहीं पे अपडेट कराना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप अपनी एसक्यूएल में अपडेट इंसर्ट चलाएंगे तो जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ से आपको यूजर नेम फर्स्ट नेम जेंडर ये सब स्ट्रिंग में मिलेगा, तो स्ट्रिंग वैल्यूज के आगे पीछे सिंगल कोट होना लाजमी है। तो आपने सारी क्यूरी डबल कोट्स में लिखी है, राइट। तो जहां जहां पे आपके ये इज इक्वल है ना, इसके वैल्यू के शुरू में और वैल्यू जहाँ पे एंड हो रही है एक सिंगल कोट लगा देना आपने। ये असूल है माइस्क्यूएल की अपडेशन का और इंसर्शन का। ये सिंगल कोट आ गया, 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 दैट्स इट। आईडी क्योंकि न्यूमेरिक है, इसको सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं है। अब आपकी ये क्यूरी क्या बन जाएगी वो हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं।
अपडेट ईमेल स्टूडेंट सेट फर्स्ट नेम रेहान, लास्ट नेम मुगल, जेंडर मेल, फी 1500 वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। अब जो भी आप यहाँ पे अपना रिकॉर्ड लेके आते हैं, आईडी इज इक्वल टू 3 करते हैं और रेहान मुगल की जगह रेहान अल्लाह वाला कर देते हैं, तो यू विल गेट दिस एसक्यूएल। लास्ट नेम रेहान अल्लाह वाला हो जाएगा। तो इसको आप सीधा अगर से आके अपने एसक्यूएल में चलाएं, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं जब आप क्यूरीज के पर काम कर रहे होते हैं, तो एक दफा जीयूआई के थ्रू चेक करना बेहतर होता है। अगर यहाँ पे अपडेशन सही हो रही है, वन रो इफेक्ट हो गया, इसका मतलब आपकी क्यूरी ठीक है। तो आपने सिंपली वही काम करना है, फिर से डॉलर कनेक्शन क्यूरी एसक्यूएल, और क्यूरी हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है। तो रिजल्ट की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है, इफ डॉलर रिजल्ट, रिजल्ट में कोई भी वैल्यू आई है, अगर क्यूरी अपडेट नहीं होगी तो रिजल्ट में 0 आएगा, क्यूरी अपडेट होगी तो रिजल्ट में 1 आएगा। अपडेट की क्यूरी 1 रिटर्न करती है। तो आप यहाँ पे इको करवा लें अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यूजर इंटरफेस को अगर आप समझें, थोड़ा सा यूजर इंटरफेस को थोड़ा सा समझें, तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ, रोल नंबर फॉर्म में था, उसने उसकी बेस पे चेक लगाया कि अगर रोल नंबर आ रहा है यूआरएल में, तो इसका मतलब है कि फॉर्म सबमिट हुआ, और फॉर्म सबमिट हुआ तो हमें अपडेट करना चाहिए। अपडेट करने के बाद इफ यू गाइस अंडरस्टैंड इट, कि हमारे पास दोबारा से डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच होके आना चाहिए, क्योंकि पिछले फॉर्म में रिकॉर्ड अगर डिफरेंट था तो हो सकता है कि इनकंसिस्टेंसी आए। लेकिन अभी मैंने कोड ऐसा लिखा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनकंसिस्टेंसी आनी चाहिए, तो इसको चेक कर लेते हैं। अपडेट सक्सेसफुली, तो हम शुरू से आते हैं। डैशबोर्ड, यूजर नेम एडमिन, अली मंसूर को एडिट करते हैं, इसका एक ओ यहाँ से खत्म कर देते हैं, अपडेट कराते हैं। तो अपडेट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा? क्योंकि ऊपर यूआरएल में कहीं भी आईडी नहीं आ रहा, अपडेट आईडी आ रहा, आईडी नहीं आ रहा। तो व्हाई नॉट वी डू अ थिंग, हम इस फॉर्म के अंदर जो हमने हिडन फील्ड पास की, उसका नाम अपडेट आईडी की बजाय आईडी ही पास कर देते हैं। क्योंकि फॉर्म में आईडी आएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन भी, गेट में आईडी आ रहा होगा, ये भी चल जाएगी, और उसी टाइम पे डेटाबेस से डाटा भी आ जाएगा और हमें डाटा मिल भी जाएगा। तो हम यहाँ पे आईडी ही कर देते हैं और वेरिएबल का नाम अपडेट आईडी रहने देते हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और फिर ये गेट में आईडी आ रहा होगा तो आपकी डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट होके भी आ जाएगा, ये इफ भी चल जाएगा और उसके बाद ये इफ भी चल जाएगा। कैसे? लेट्स सी दिस। एडिट अली मंसूर, हमारे फॉर्म के नेम की आईडी क्या है? इसकी हिडन वैल्यू की आईडी। तो जब हम इसको सबमिट करेंगे, मैं इसमें 3O कर देता हूँ, ठीक है। अब जब आप अपडेट करेंगे तो यूआरएल में आईडी जाएगा 7। जब यूआरएल में आईडी जाएगा तो उसको यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ नॉट एम्प्टी गेट में आईडी आ रहा है, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस से दोबारा जाके रिकॉर्ड लेके आके रो बना के आपको यहाँ पे फॉर्म में अपडेटेड वैल्यूज लगा के दे देगा। तो आपका फॉर्म अपडेट भी करा रहा है एट द सेम टाइम, और डेटाबेस से डाटा फेच भी करा रहा है। आप डबल ओ के साथ सबमिट करें, एम्प्टी कर देंगे तो एम्प्टी हो जाए। Recording in progress. Ask me in the coming lecture.
ये मैं इसलिए करवा रहा था कि आप लोगों की PHP डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। आपको अगर एक CRUD बनाना आ जाता है ना, तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स साइट आपने बनानी हो, आपको डाटा फ्लो की समझ आ जाती है, कहाँ से एग्जीक्यूशन कहाँ जा रही है, डाटा किस वेरिएबल में पड़ा है, उस पर क्या चेक लगा है, यही चीजें समझने वाली हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर जाते हैं, बाकी इज जस्ट अ सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएं और आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी अपने कोड में ही। आप अगली दफा उसे बेहतर कोड करेंगे। गेट ऐड डैश यू क्या करता है, अपडेटेड फाइल्स को ऐड कर देता है। तो जितनी मॉडिफाइड फाइल होंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी, नई फाइल नहीं ऐड हुई होगी उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। गेट स्टेटस edit डॉट php न्यू फाइल है, वो ऐड नहीं हुई, उसको भी ऐड कर लेंगे। गेट ऐड edit डॉट php गेट स्टेटस, कमिट कर देता हूँ मैसेज यहाँ पे, अपडेट पार्ट विद फॉर्म, गेट पुश मास्टर। भाई जब दरमियान में पूछ रहा होता हूँ तो फिर बोला करो ना, क्या क्वेश्चन है, फटाफट पूछो, टाइम शॉर्ट है। इसी काम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड हो गया बेटे, 2 मिनट बाद मैंने लेक्चर एंड कर देना है। और कौन सा एंड देख रहे हो आप, फटाफट क्वेश्चन कर लो जो है। अनम्यूट किया मैंने आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जल्दी क्वेश्चन पूछो। सर मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं था, लेकिन वैसे जो है वेब डेवलपमेंट के हिसाब से था सर। अपवर्क और यहाँ पे मैंने अक्सर जो है ना, जब जॉब सर्च करने के दौरान ये देखा है कि क्लोन वेबसाइट्स के भी ना टास्क होते हैं वहां पे सर। सर ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा आखिर में, बस इस पे एक बता दीजिएगा कि ये क्या होता है क्लोन वेबसाइट। हूबहू वैसी वेबसाइट बनानी होती है? सेम सेम वेबसाइट वेबसाइट। बनी, उस तरह की वेबसाइट आपको बना के देनी है सेम। तो सर वो तो हमारे पर, ये डिपेंड भी हमारे ऊपर करता है ना, हम सेम टू सेम उसको कैसे भी बना के देते हैं वेबसाइट। हाँ हाँ, वहाँ पे डिपेंड करता है, PHP में बना दें, वर्डप्रेस में बना दें, जैसे मर्जी बना दें। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक नहीं है, अगर स्पेसिफिक है जी मुझे वर्डप्रेस में चाहिए, तो फिर आपको वर्डप्रेस में बना के देनी पड़ेगी। समझ गया सर। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके। मैंने कल का बोला हुआ लेक्चर्स अपलोड हो जाने चाहिए आपके, नहीं हुए तो मैं पता कर लेता हूँ। लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए। चले मैं करवाता हूँ। अच्छा गाइस, इंशाल्लाह कल आपसे गपशप होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, कोड गिटहब के ऊपर पोस्ट है